हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजनीति सिद्धांत में राजनीति की परिभाषा देना कितना कठिन कार्य है, क्योंकि आज राजनीति का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उसकी परिभाषा देना थोड़ा कठिन महसूस होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज राजनीति हर एक क्षेत्र में व्याप्त हो गई है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब चूंकि राजनीति का दृष्टिकोण, राजनीति की उत्पत्ति जो यूनान से मानी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं यूनान से कह सकते हैं कि राजनीति चिंतन का उद्भव हुआ है। हालांकि भारतीय चिंतन में भी राजनीति को देखा जा सकता है, जैसे कौटिल्य और मनु है। तो ये नहीं कह सकते केवल यूनानी या पश्चिमी पश्चिमी चिंतक ही राजनीति के जो है उद्भव करता है। भारत भी राजनीति के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता है, परंतु एक सिस्टमैटिक तरीके से कह सकते हैं कि बिना पाश्चात्य चिंतकों की सिद्धांतों को जाने राजनीति को समझना आज बड़ा मुश्किल है। तो उसी श्रृंखला में शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि राजनीति की परिभाषाओं के विषय में, और उसी क्रम में मैंने आपको यहाँ छोड़ा था कि पॉलिटिक्स शब्द यूनानी पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य से है। मैंने यहाँ तक आपको छोड़ा था। उस समय के नगर राज्य का हर विषय वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता था अथवा राजनीति से प्रभावित होता था। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स शब्द किस शब्द से बना है। तो पॉलिटिक्स शब्द यूनानी पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ये पीजीटी यूपी पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द यूनानी शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य से है। उस समय के नगर राज्य का हर विषय वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता था। ये बात हो रही है कि वहाँ का हर विषय वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता था, ऐसी बात हो रही है। ये बात मानी जा रही है कि उस समय के नगर राज्य का हर विषय, चाहे कैसा भी विषय हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो वो सारे विषय राजनीति को प्रभावित करते थे अथवा राजनीति से प्रभावित होता था। अतः उस समय की स्थिति के अनुसार राजनीति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया था। इसलिए राजनीति की परिभाषा आज बहुत विस्तृत है। नेक्स्ट चलते हैं और राजनीति के विषय में और क्या क्या सिद्धांत हमारे पास मिलते हैं, वो उन सारी चीज़ों की बातें आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि राजनीति की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि राजनीति की परिभाषा इसलिए और कठिन हो गई है क्योंकि आज इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक हो गया है। तो इसी इसी बात में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि राजनीति की परिभाषा में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। तो यूनानी चिंतक क्या है, यूनानी चिंतक क्या मानता है मनुष्य को, वो देखते हैं। तो यूनानी चिंतन मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानकर चलता है। यूनानी चिंतन ये मानकर चलता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी आधार पर तार्किक विश्लेषण करते हुए अरस्तु राज्य को मानव जीवन से पूर्व संगठन मानता है। और इसी तार्किक विश्लेषण के आधार पर अरस्तु कहता है कि जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो क्यों ना इस सारी की सारी चीजें, जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो राज्य का अस्तित्व उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अरस्तु राज्य को मानव जीवन से पूर्व का संगठन मानता है। वो कहता है कि जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो राज्य उससे पहले का है, पूर्व का संगठन मानता है। और इसी आधार पर वो राज्य और समाज में अंतर नहीं करता। पहले तो वो ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहेगा। इसलिए वो कहता है कि राज्य उसके लिए समाज है, इसलिए वो राज्य व्यक्ति से पहले है, मनुष्य से पहले है। इसी आधार पर वो राज्य और समाज में अंतर नहीं करता, उसके लिए सामाजिक जीवन का हर पहलू राजनीतिक भी है। इतना होते हुए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब ये सारी बातें हो रही हैं, उसके बाद ये महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस समय के नगर राज्यों में समाज के लगभग 10%, ये बात महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आता है कि एथेंस में उस समय के 10% लोग ही व्यक्तियों को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार था। केवल 10% लोगों को ही सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार था। 10% व्यक्तियों को राज्य के में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार था। शेष 90%, जिनमें दास और महिलाएं और मजदूर आदि शामिल थे, उन्हें राजनीति से दूर रखा गया था। 90% लोगों को राजनीति से दूर रखा गया था, जिसमें कौन कौन शामिल थे, जिसमें मजदूर और स्त्रियां और दास शामिल थे, और भी लोग विकलांग वगैरह अपंग वो भी शामिल थे। उन्हें राजनीति, और दूसरे राज्यों के रहने वाले भी लोग उनमें शामिल थे, वो 90% में रखे गए। उन्हें राजनीति से दूर रखा गया था। इस प्रकार उनकी राजनीतिक उपयोगिता को अस्वीकार किया गया। इसलिए उनकी राजनीतिक उपयोगिता को अस्वीकार किया गया। प्रसिद्ध यूनानी कूटनीति के पेराक्लीस का कथन है, प्रसिद्ध यूनानी कूटनीति के पेरिक्लीस का कथन इसका प्रमाण है। प्रसिद्ध यूनानी कूटनीति के पेरोक्लीस का कथन इसका प्रमाण है। उनके अनुसार हम व्यक्ति को जो सार्वजनिक राजनीतिक कार्य में रुचि नहीं लेता, उसे न केवल अलाभप्रद वरन अनुपयोगी भी मानते हैं। हम उस व्यक्ति को जो सार्वजनिक कार्य में रुचि नहीं लेता, उसे न केवल अलाभप्रद अनुपयोगी मानते हैं। इस प्रकार केवल 10% व्यक्ति राजनीतिक चक्र को गति प्रदान करते हुए 90% व्यक्तियों के भाग्य का निर्धारण करते हैं। और इसलिए इस प्रकार ये कहते हैं कि पेरिक्लीस का ये स्टेटमेंट है कि हमें याद रखना चाहिए। उनके अनुसार हम व्यक्ति को जो सार्वजनिक कार्य में रुचि नहीं लेता, जो व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, उसे केवल अलाभप्रद ही मानते हैं और वरन अनुपयोगी भी मानते हैं। अलाभप्रद तो है ही है, लाभ नहीं है जिसका, बल्कि अनुपयोगी भी है। इस प्रकार केवल 10% व्यक्ति राजनीति चक्र को गति प्रदान करते हुए 90% व्यक्तियों के भाग्य का निर्धारण करते हैं। स्वयं अरस्तु मानता है कि जो शारीरिक श्रम करते हैं वे दर्शन और चिंतन की सोच भी नहीं सकते। और अरस्तु स्वयं कहता है कि सोच भी नहीं सकते, अर्थात श्रम और चिंतन साथ साथ नहीं चल सकता। श्रमिक वर्ग के प्रति उपेक्षा का यह दृष्टिकोण राजनीतिक चिंतन के प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में रहा है। तो ये कहते हैं श्रमिक वर्ग के प्रति उपेक्षा का यह दृष्टिकोण राजनीतिक चिंतन के प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में रहा है। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण की प्रमुख बातें इस प्रकार है। तो कैसी बातें इस प्रकार देखते हैं। राजनीतिक स्वाभाविक संस्था है। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण की प्रमुख बातें इस प्रकार है। तो ये राजनीति में यूनानी दृष्टिकोण की क्या बातें इस प्रकार है। यूनानी दृष्टिकोण में राजनीति को किस किस तरीके से आंका जाता है, देखा जाता है, वो सारी बातें इस प्रकार। जैसे यूनानी चिंतन राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है।
यूनानी चिंतन राज्य को क्या मानता है? स्वाभाविक संस्था मानता है। प्लेटो और अरस्तु को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यूनानी, पहली बात यह है कि राज्य स्वाभाविक संस्था है। यूनानी दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। यूनानी चिंतन राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है। प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि राज्य एक ऐसा स्वाभाविक संगठन है जो सामाजिक संगठन की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। वे मानते हैं कि राज्य एक ऐसा स्वाभाविक संगठन है जो सामाजिक संगठन की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। वे मानते हैं राज्य एक ऐसा स्वाभाविक संगठन है जो सामाजिक संगठन की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। उनके अनुसार पूर्णता और आत्मनिर्भरता राज्य की मूल विशेषताएं। उनके अनुसार पूर्णता और आत्मनिर्भरता राज्य की मूल विशेषताएं राज्य को परिभाषित करती हुए अरस्तु मानता है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है। राज्य को परिभाषित करते हुए अरस्तु मानते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। वो मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि पहली बात तो वो ये मान के चलते हैं यूनानी दृष्टिकोण में कि यूनानी चिंतन राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। यूनानी दृष्टिकोण राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है, इसलिए प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानते हैं। अरस्तु और प्लेटो कहते हैं कि राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है और स्वाभाविक संस्था है, उसका जन्म तो अपने होना ही था, वो ये मान के चलते हैं। वे मानते हैं कि राज्य एक ऐसा स्वाभाविक संगठन है जो सामाजिक संगठन की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। वे मान के चलते हैं कि राज्य एक ऐसा स्वाभाविक संगठन है जो राज्य संगठन की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। उनके अनुसार पूर्णता और आत्मनिर्भरता राज्य की मूल विशेषताएं। वे मान के चलते हैं कि पूर्णता और आत्मनिर्भरता राज्य की मूल विशेषताएं राज्य को परिभाषित करती है। और अरस्तु मानता है कि अरस्तु की परिभाषा है, राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है अरस्तु का। अरस्तु ने माना है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है। अरस्तु मानते हैं राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये महत्वपूर्ण डेफिनेशन है अरस्तु की। तो यूनानी दृष्टिकोण में क्या क्या टॉपिक लिए गए हैं, वो अलग अलग तरीके से राज्य को डिफाइन करने के लिए अलग अलग बात कहते हैं। तो पहली दृष्टिकोण में उनकी जो बात लेते हैं वो ये मान के चलते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो अभी हम राजनीति क्या है इस विषय पर बात कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि राज्य क्या है, राज्य का चैप्टर अलग आएगा, चैप्टर नंबर 7 है उसका। तो अभी हम ये जान रहे हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति को कैसे डिफाइन की जाए, राजनीति की परिभाषा कैसे दी जाए, ये सारी चीज़ें हम अभी जान रहे हैं। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। यूनानी चिंतन राज्य को स्वाभाविक मानता है। तो ऊपर भी हमने पढ़ा कि पेरिक्लिस कहता है कि हम उस व्यक्ति को जो सार्वजनिक कार्यों में रुचि नहीं लेता उसे ना अलाभप्रद मानते हैं वरन अनुपयोगी भी मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ये निष्कर्ष निकलता है कि यूनानी दृष्टिकोण में ये माना गया था कि 10% लोगों को ही, यूनानी दृष्टिकोण में केवल 10% लोगों को ही, ओनली 10% लोगों को ही राज्य की राजनीतिक हस्तक्षेप में, राजनीतिक गतिविधियों में 10% लोगों को ही राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। लोगों को ही राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था, क्योंकि वो मानते थे कि दास हो गई और अन्य लोग, वो ये मानते थे कि इसमें उनको शामिल नहीं करेंगे। और इसलिए वो 90% का आंकड़ा और अन्य लोग जैसे कि भारी लोग भी रहते हैं, वो इसको शामिल नहीं करते थे 90% को। 10% लोग ही ये कहते थे कि 10% लोगों को ही राजनीति में सहयोग करने के लिए, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए, उसमें अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें अधिकार प्राप्त है, परंतु वो 90% लोगों को इसमें नहीं लेते थे। पेरिक्लिस ये कहते हैं कि जो व्यक्ति राजनीति में रुचि नहीं लेता, राजनीतिक उत्तरदायित्व में, राजनीतिक कार्यों में, कार्यकलापों में रुचि नहीं लेता, वह व्यक्ति अलाभप्रद तो है ही है, अनुपयोगी भी है। तो ये पेरिक्लिस का स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने ये देखा कि यूनानी दृष्टिकोण ये मान के चलता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। और ये मान के चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये मान के चलता है यूनानी दृष्टिकोण। उसी के अनुसार उसने राजनीति के सारी कार्यकाल, सारी बातों, सारी परिभाषाओं को उसने दिया। तो ये एक लेक्चर है, एक छोटा सा वीडियो है यूनानी दृष्टिकोण के विषय में कि राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। आने वाले वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, आज पहली बार इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। यह वीडियो UPPGT के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, UPTGT के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षाओं के लिए जैसे कि UPSC के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए और PCS के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, नेट GRF के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।